मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को प्रस्तुत करने वाले इन सुवचनों के साथ आज के सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी का यथायोग्य स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं आप सभी के साथ गवीश द्विवेदी। सुप्रभातम की इस पावन वेला में समय है दिन को प्रारंभ करने का। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पंचांग और करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक शुभ संकल्प के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, शुक्रवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सनातन वाङ्मय अत्यंत समृद्ध है। संस्कृत साहित्य इसका विशद परिचय हमें कराता है। इसी क्रम में छंदोबद्ध सुभाषित बहुत सी सीख हमें देते हैं। क्या बता रहा है आज का सुभाषित, आइए सुनते हैं इसे पहले संस्कृत में तथा जान लेते हैं इसके हिंदी अर्थ को एवं अंग्रेजी अर्थ। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्। सत्य ही संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य के ही आश्रित है। सत्य ही समस्त भव विभव का मूल है। वस्तुतः सत्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। Only truth is manifestation of God in this world. Religion too is based only on truth. Truth is at the core of the entire universe. Nothing is above truth. और कार्यक्रम में अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा की। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक है। यह स्तूप न केवल बौद्ध धर्म का प्रतीक है, बल्कि भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य धरोहर का अद्भुत उदाहरण भी है। यहाँ बुद्ध के प्रतीक जैसे पदचिह्न, सिंहासन और अशोक चक्र उनकी उपस्थिति को दर्शाते हैं। सांची स्तूप को 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। यह आज भी एक जीवंत ग्रंथ की तरह है, जो भारत के गौरवशाली अतीत और मानवीय मूल्यों की प्रेरणा देता है। आइए इस कार्यक्रम में सांची स्तूप के बारे में विस्तार से जानते हैं। सांची स्तूप भारत का एक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्तूप प्राचीन कला की धार्मिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। सांची का स्तूप न केवल बौद्ध धर्म का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की ऐतिहासिक विरासत में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका महत्व केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समस्त भारतीय ज्ञान परंपरा की गहराई को प्रकट करता है। सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया। सांची का मुख्य स्तूप उन्हीं में से एक है। इसके भीतर भगवान बुद्ध के अवशेष स्थापित किए गए हैं, जिससे यह एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। सांची स्तूप एक विशाल गोलाकार गुंबद के रूप में बना है, जो एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग और 4 भव्य तोरण द्वार पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण बने हैं।
इन तोरणों पर अद्भुत नक्काशी है, जिनमें बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाएं उकेरी गई हैं। ये मूर्तियां उस समय की कलात्मक ऊंचाई को दर्शाती हैं। सांची स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु स्तूप की परिक्रमा करते हैं और ध्यान लगाते हैं। यह स्थान न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि शांति, अहिंसा और ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति नहीं है, बल्कि उनके प्रतीकों जैसे पदचिन्ह, सिंहासन और अशोक चक्र द्वारा उनकी उपस्थिति को दर्शाया गया है। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह आज भी दुनिया भर के पर्यटकों, इतिहासकारों और कला प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सांची स्तूप भारतीय इतिहास, धर्म और वास्तुकला की गौरवशाली धरोहर है। सांची स्तूप का निर्माण उस काल के उच्च वास्तु ज्ञान और गणितीय समझ को दर्शाता है। इसकी गोलाकार संरचना, परिक्रमा पथ और तोरण द्वारों की कलाकृति यह बताती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में कला, विज्ञान और धर्म का सुंदर समन्वय होता था। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार सांची स्तूप केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत ग्रंथ की तरह है, जो मौन होकर भी धर्म, दर्शन, विज्ञान, कला और मानवीय मूल्यों की शिक्षा देता है। यह भारत की उस गूढ़ परंपरा का प्रतीक है जहां ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन और स्थापत्य में भी रचा बसा होता है। यह हमें भारत के गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में सांची स्तूप के विषय में विस्तार से जानने के बाद अब कार्यक्रम में समय हो चला है स्वास्थ्य प्रभाग का। लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे तू तो कह रहा था कि नया ट्रैक्टर अगले साल लूंगा, कोई खजाना हाथ लगाए क्या? हाँ, 40,000 का। मतलब? इस GST बचत उत्सव में मुझे इस ट्रैक्टर पे हुई पूरे 40,000 की बचत, यानी टाइम और पैसा कम, मुनाफे में हम। हर घर खुशहाली, GST बचत उत्सव वाली। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। विराम के बाद पुनरपि स्वागतम सुप्रभातम कार्यक्रम में। कैल्शियम और विटामिन डी की भूमिका बढ़ते बच्चों में बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन पोषक तत्वों का विशेष महत्व है। हड्डियों के विकास के लिए इन पोषक तत्वों की उपयोगिता होती है। हड्डियों की मजबूती के लिए हमारे आहार में कौन कौन से खाद्य पदार्थ होने चाहिए, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। हड्डियों का मजबूत होना हर आयु के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हड्डियां हमारे शरीर को चलाने, सहारा देने और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने में सहायता करती हैं। हड्डियों को मजबूत रखना और इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है और इसके लिए आवश्यक है सही पोषण मिलना। हम बोन हेल्थ और पोषण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कैल्शियम का ख्याल आता है, पर सच्चाई तो ये है कि कैल्शियम के अलावा बहुत सारे पोषक तत्व हैं जिनका रोल है हमारे बोन हेल्थ को ठीक रखने में। तो इन तत्वों की जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन की बात करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी, दोनों ही पे हमें ध्यान देना है, इसकी पूर्ति करनी ज़रूरी है जिसमें कि बोन हेल्थ बनी रहे।
प्रोटीन के अलावा विटामिन डी है। वेजिटेरियन सोर्सेज बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें दूध जो फोर्टिफाइड है उससे विटामिन डी मिलता है। उसके अलावा मशरूम हैं, कुछ फिश के सोर्सेज हैं, और हम ये भी अंडे भी खा सकते हैं विटामिन डी के लिए। और अगर हम अपने शरीर को एक्सपोज करके सनलाइट 10 से 15 मिनट दें तो बॉडी में विटामिन डी प्रोडक्शन हो सकता है। कैल्शियम जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम लो फैट दूध, दही, पनीर है और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं तो इससे हमको, तिल है, इन सब से हमें कैल्शियम मिल सकता है। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन डी और कई अन्य आवश्यक खनिज पदार्थों से मिलकर बनती हैं, जो इन्हें मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं। बचपन से हड्डियों के मजबूत बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। 30 वर्ष की आयु तक बोन मास उच्चतम पहुंच जाता है और उसके बाद इसकी दर धीमी पड़ने लगती है। हड्डियों की मजबूती बनाए रखने के लिए आहार कैसा हो, ये समझना आवश्यक है। बोन हेल्थ बनाए रखने के लिए कुछ चीजों को हमें नहीं भी लेना चाहिए, और उनमें सबसे पहले हमें सोडियम रिच फूड्स हैं, जिनमें बहुत ज्यादा नमक है, जो कि प्रोसेस फूड्स में आ रहा है, हमें पता भी नहीं चलता है कि इतना सोडियम हम ले रहे हैं, तो इनसे थोड़ा हमें बच के रहना चाहिए। इसके अलावा जो 30 साल के उम्र के नीचे के लोग हैं, उनको ये बोन बैंकिंग का कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए, जिससे कि उनको पता चले कि ये बोन में जो मिनरल्स डिपॉजिट हो रहे हैं ये 30 साल की उम्र से नीचे बहुत अच्छी तरह होते हैं, तो इसलिए डाइट का खास ख्याल रखना है। हड्डियों का सही विकास हो, इसलिए आवश्यक है कि बचपन से ही पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही बढ़ती उम्र के लोगों को भी अपने आहार में सही पोषण शामिल करना चाहिए, जिससे हड्डियां मजबूत बनी रहें और हड्डियों की समस्याओं का खतरा कम हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कहा भी गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात हमें अपने कार्य रूपी धर्म के लिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही आवश्यक होता है, और स्वस्थ शरीर के लिए योग की आवश्यकता तो सर्वविदित है ही। प्रतिदिन योगासन व प्राणायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। इसी क्रम में स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए एवं विशेष रूप से घुटनों के दर्द की समस्या से बचे रहने के लिए उपयोगी आसनों को सीख लेते हैं आज के हमारे इस योग प्रभाग में। घुटनों का दर्द जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, पहले एक आयु के बाद घुटनों का दर्द आरंभ होता था, अब तो यंगस्टर्स में घुटनों के दर्द की समस्या होने लगी है। और कारण बहुत सरल है। कारण ये है कि जिस अंग का प्रयोग करना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे वो अंग ही गायब होने लगता है। जैसे अब घुटने खत्म होने लगे हैं, फिर कंधे खत्म होने लगेंगे। हमने अपने जॉइंट से काम लेना बंद कर दिया है। पहले हम उखड़ू बैठते थे, किचन भी हमारी धरती पे होती थी, कपड़े धोने के लिए भी धरती पे बैठना होता था, और योगाभ्यास करने के लिए तो बैठते ही बैठते थे। अब तो पूजा घरों में भी चौकियां लग गई हैं घर के अंदर, और मनुष्य ने जमीन पर बैठना बिल्कुल बंद कर दिया है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने घुटनों को स्वस्थ रखने के लिए भारत योग की पवन मुक्त गतियों का अभ्यास अवश्य करें। बहुत सरल सा अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। 2-3 चीजें इस अभ्यास को करने से पहले समझ लीजिए। वो ये कि हमारे जब घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है तो हम एकदम घुटने को एक्टिविटी देना बंद कर देते हैं। हमारे दिमाग में आ जाता है अब तो मेरे को घुटने में दर्द हो गया है, मैं कुछ घुटना हिलाऊं ही नहीं या जमीन पे बैठूं ही नहीं। ऐसा नहीं करना। शरीर को सताना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। तो जितनी आपकी शरीर की क्षमता अनुसार आप बैठ सकते हैं तो जरूर बैठें। जमीन पर जरूर बैठें, चौकड़ी मार के जरूर बैठें, जितना इजीली बैठ सकते हैं, यानी घुटनों का प्रयोग अवश्य करें। दूसरा चीज जो अभ्यास में आपको लेना है, बहुत सरल सी पवन मुक्त गतियां हैं, और इन भारत योग की पवन मुक्त गतियों से हजारों लाखों लोगों ने अपने घुटनों का दर्द ठीक किया है। तो सबसे पहले आप दाएं पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे, फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करके जंघा के नीचे, कमर को सीधा रखना है। अगर कमर में दर्द है तो आप इनको लेट करके भी कर सकते हैं। पूरा खोलना घुटने को, फिर से बेंड कर लेना, खोलना, बेंड कर लेना। ऐसा आप 10 बार रिपीट करें दाएं पैर से, फिर इसी ही को हम बाएं पैर से 10 बार रिपीट करते हैं।
जितना आपकी क्षमता है, जरूरी नहीं हमको एकदम बिल्कुल पूरा खोल लेना है या पूरा ही बेंड करना है, जितना मूवमेंट हो रहा है उससे आरंभ कर दीजिए। जब 10-10 बार दोनों तरफ से कर लें तो दूसरे अभ्यास में चक्राकार मूवमेंट देना है हमको। एक बड़ा चक्र बनाना है जंघा से नीचे, यानी घुटने से लेकर के पंजे तक का जो पैर है उससे 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से हम इसे दूसरे पैर से दोहराते हैं। बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं करना, जितना स्लो मूवमेंट करेंगे उतना इफेक्टिव मूवमेंट होगा। और जैसा हमने कहा कि अगर कमर में दर्द है तो आप इसको लेट करके भी कर सकते हैं। फिर इस तरह से पैरों को खोलना। अंतिम अभ्यास में इस तरह से घुटनों को मूवमेंट देना है। बहुत जोर जोर से ठोकना पीटना नहीं है, पर इतना मूवमेंट तो दे कि कम से कम आपको इफेक्ट पता लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। और लास्ट में पंजों से पैरों को नीचे खींचना, फिर पंजों को अपनी तरफ खींचना, पंजों से नीचे खींचना, पंजों से अपनी तरफ खींचना, पंजों से नीचे खींचना, पंजों से अपनी तरफ खींचना। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर देना। ये सरल सा अभ्यास आप प्रतिदिन करें। इसी के साथ साथ आप तिल के तेल से अपने घुटनों पर एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज मसाज रात को दें और उसको लगा रहने दें। सुबह जब आप नहाएंगे तो वो अपने आप साफ हो जाएगा। सूर्य की किरणों में अपने घुटनों को एक्सपोज करके जरूर रखें, यानी सनलाइट आपके घुटनों पर पड़नी चाहिए। ये सरल सा काम करें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्ते। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, यही नवाचार है। वस्तुतः यही जीवन है। जो जितना सीखता है वह उतना उपयोगी बनता जाता है। तो सीखने और सिखाने के क्रम में योगासनों को सीखने के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला के क्रम में, जहां हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र आपको सिखा रहे हैं संख्या 7 के प्रयोगों को। संस्कृत पाठशालायाः अभिनवायां कक्षायां सर्वे स्वीकुर्वन्तु मम नमः। स्वागतं करोमि भवतां समेषामहं नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत की कक्षा में संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों को जानने की श्रृंखला में आज संख्या 7 के संस्कृत प्रयोगों को हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए, संख्या 7 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं सप्त। और यहां ध्यान दीजिए कि 7 शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सभी लिंगों में 7 के लिए एक ही संस्कृत शब्द होगा और वह होगा सप्त। तो संख्या 7 से जुड़े इस विशेष तथ्य को जान लेने के बाद आइए तीनों ही लिंगों में एक समान स्वरूप वाले सप्त शब्द का कुछ वाक्यों के साथ कर लेते हैं प्रयोग। सबसे पहले संख्या 7 का पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। इंद्रधनुषः सप्तवर्णाः सर्वान् मोहयन्ति, जिसका अर्थ है इंद्रधनुष के 7 रंग सभी को मोहते हैं। अब 7 का संस्कृत वाक्य प्रयोग स्त्रीलिंग में कुछ यूं कर सकते हैं। सूर्यस्य सप्त दीधितयः भवन्ति इति वैज्ञानिकम तथ्यम, जिसका अर्थ है सूर्य की 7 रश्मियां होती हैं। यह वैज्ञानिक तथ्य है। संख्या 7 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसकलिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। भारतस्य पूर्वोत्तरवर्तीनि 7 राज्यानि कस्मै न स्युः प्रियाणि, जिसका अर्थ है भारत के पूर्वोत्तरवर्ती 7 राज्य किसे पसंद नहीं होंगे। यहां ध्यान दीजिए, संस्कृत में 3 या उससे अधिक की संख्या को हम बहुवचन कहा करते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। बहु अर्थात बहुत, जहां 2 को हम बहुत नहीं कह सकते। यह और बात है कि संसार की अधिकतर भाषाएं एक वचन के बाद यानी सिंगुलर के बाद प्लूरल ही मान लिया करती हैं, जहां 2 इस संख्या को भी बहुवचन मान लिया जाता है। ऐसे में संस्कृत के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की वैज्ञानिकता स्पष्ट ही है। यह हम आपको बताते चले आ रहे हैं। खैर, इस बारे में हम और भी विस्तार से आपको बताएंगे। तो संस्कृत में बहुवचन के सिद्धांत को जान लेने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों के साथ 3 या उससे अधिक संख्याओं का प्रयोग कर लिया जाए तो व्यक्ति संख्या को लेकर भ्रम की स्थिति से निकल सकता है। अर्थात सप्त बालकाः, सप्त बालिकाः,
सप्त स्थानानि इन जैसे प्रयोगों में सप्त इस संख्या का प्रयोग किया जाना अत्यावश्यक है, यह सिद्ध हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 7 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेद के साथ कुछ यूं कहेंगे, जैसे 7 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहा करते हैं सातवां या सातवीं, जिसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में सप्तमः, स्त्रीलिंग में सप्तमी और नपुंसक लिंग में सप्तमम। आइए इसी क्रम से कुछ वाक्यों का भी कर लेते हैं अभ्यास। भारत के 7वें राष्ट्रपति जैल सिंह थे, इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य सप्तमः राष्ट्रपतिः जैल सिंह इत्यसौ आसीत्। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची पढ़नी चाहिए, इसे संस्कृत में कहेंगे भारतीय संविधानस्य सप्तमी अनुसूची पठनीया। जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया का स्थान 7वां है। इसका संस्कृत स्वरूप कुछ यूं होगा, जनसंख्यायाः दृष्ट्या नाइजीरिया देशस्य स्थानं सप्तमम् अस्ति। तो आज आप सभी संख्या 7 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हो चुके हैं परिचित। संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तावद नमो नमः, पुनर्मिलामः। तो आप सभी संस्कृत भाषा का नित्य अभ्यास करते रहिए, क्योंकि यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है और हमारे उच्चारण को शुद्ध करती है, चाहे आप किसी भी भाषा को बोलें। आइए अब कार्यक्रम में समय है एक प्रेरक समाचार का। जल संरक्षण के लिए भिलाई के युवाओं द्वारा तालाबों में चलाया जाने वाला अभियान अत्यंत प्रेरक व सकारात्मक वृत्त है। आप देखिए यह वृत्त और हमें दीजिए अनुमति। पुनः सोमवार को होंगी भेंट प्रातः 7 बजे आपके अपने डीडी न्यूज़ पर सुप्रभातम के नए अंक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और भारतीय संस्कृति से जुड़े रहिए। नमस्कार। जल संरक्षण के लिए भिलाई के युवाओं द्वारा तालाब में चलाया जा रहा है सफाई अभियान। जल संरक्षण के लिए जहां प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, वहीं सामाजिक संगठन के युवा भी लगातार इस अभियान से जुड़कर अपना योगदान दे रहे हैं। ये है छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्वच्छ धरा समिति के युवाओं की टोली, जो बीते कई वर्षों से नदी, तालाबों सहित अन्य स्थानों पर जल संरक्षण के लिए प्रयासरत है। इस अभियान में युवा तालाबों से कचरा और गंदगी निकालते हैं, जिससे तालाबों की सफाई होती है और पानी को साफ रखने में मदद मिलती है। ये अभियान न केवल तालाबों को साफ करता है, बल्कि स्थानीय लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाता है। ये देखिए, एक अभियान के तहत ये युवा भिलाई के हुडको स्थित तालाब पर पसरी गंदगी को निकालकर जल संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। पानी की ना करना बर्बादी, वरना हरी भरी ना होगी वादी। कह रही मेरी बूढ़ी दादी, वरना नहीं करूंगी तेरी शादी। लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि भाई आप लोग, तालाब है जैसे उसमें निस्तारी होता है और उसी से मैंने अपना वाटर लेवल भी रहता है, तो आप उसको स्वच्छ रखें और उसका गहराई भी करें और हमेशा पानी उसमें भरते रहें, तो वाटर लेवल आस पास का कम नहीं होगा। जैसे घर साफ सुथरा रखते हैं, वैसे तालाब, गली, सब मोहल्ला पूरा अपना ही जिम्मेदार है कि अपन साफ सफाई रखें। गांव तरफ देखिएगा, तालाब में सब चीज़ धोते भी हैं, कपड़ा तो धोते ही हैं, लेकिन जो खाने का सामान है, दाल चना सब धोते हैं, वो साफ़ रहता है। वहाँ झिल्ली वगैरह नहीं डालते। तो शहर तरफ भी हम वही बताना चाहते हैं और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि झिल्ली है, जैसा कुछ चीज़ विसर्जन करना है तो उसके लिए अलग से कुंड होना चाहिए, यहाँ अलग कुंड, ताकि वहीं पर हम विसर्जन करें तो तालाब एकदम साफ सुथरा रहे। गौरतलब है कि जल संरक्षण को लेकर ये युवा विगत कई वर्षों से लगातार मुहिम चला रहे हैं और इसके लिए इन्होंने स्वच्छता धरा समिति का गठन किया है। समिति में शामिल युवाओं द्वारा हर रविवार को यह अभियान चलाया जाता है। इसके तहत इन्होंने तालाबों और नदियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने का भी बीड़ा उठाया है। सफाई के इस अभियान में इन्हें अन्य युवाओं का भी सहयोग मिल रहा है, जिनके साथ मिलकर जल संरक्षण के इस पुनीत कार्य को वो अंजाम दे रहे हैं। जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति इन युवाओं का जज्बा
न सिर्फ सराहनीय है बल्कि अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।